गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैग्नेटिज्म में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बेस पर हम आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और अपनी कॉपी पर भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरे यहाँ से बताने से पहले जैसे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उससे पहले आप अपनी तरफ से ट्राई करें, जैसा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, गलत सही अपनी तरफ से ट्राई करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है टू पैरेलल वायर P एंड Q प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि टू पैरेलल वायर है, एक वायर है P और दूसरा वायर है Q 6 सेंटीमीटर के सेपरेशन से रखे हुए हैं। ठीक है, कैरी इलेक्ट्रिकल करंट I1 इक्वल टू 5 एम्पियर, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर, यानी कि इसमें I1 5 एम्पियर है, यहाँ पर I2 2 एम्पियर है। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। Showing in figure, find the point on PQ where resultant B equal to 0, यानी कि ये आपका I1 जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, और I2 आपका बाहर निकल रहा है क्योंकि डॉट का मतलब होता है बाहर आना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आपका करंट डाउनवर्ड होता है, करंट डाउनवर्ड है यानी कि थंब की डायरेक्शन में अपना करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखना है और उंगलियों की डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है और ये आपका थर्ड रीजन है। थ्री रीजन्स में हमने ये पार्ट पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में आपका I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है वो हम देखते हैं। ठीक है, I1 डाउनवर्ड है तो यानी कि उंगलियां कुछ इस टाइप से बेंट होंगी, तो आपका फर्स्ट रीजन में उंगलियों की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी I1 की वजह से। ठीक है, सेकेंड रीजन में देखते हैं, सेकेंड रीजन में आपका डाउनवर्ड है यानी कि I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, थर्ड रीजन में देखिए, थर्ड रीजन में भी डाउनवर्ड है यानी कि B1 की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं I2 की। I2 की वजह से फर्स्ट रीजन में I2 आपका बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है यानी कि कुछ समथिंग इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी I2 की वजह से B2 यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन में होगा और I2 की वजह से B2 इस रीजन में किस डायरेक्शन में होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और I2 की वजह से B2 इस रीजन में किस डायरेक्शन में होगा, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, यानी कि ये हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, अपनी तरफ से गेस करके देखते हैं। इस रीजन में तो जीरो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो I1 की वजह से आ रहा है उसी सेम डायरेक्शन I2 की वजह से आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगा। अब इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में जीरो हो सकता है, अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में भी जीरो हो सकता है, अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए यहाँ पर I1 आपका 5 एम्पियर है, I2 आपका 2 एम्पियर है। ठीक है, अब 2 एम्पियर का इफेक्ट यहाँ पर कम होगा लेकिन 2 एम्पियर का इफेक्ट इस रीजन में ज्यादा होगा। ठीक है, 5 एम्पियर का इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा, 5 एम्पियर का इफेक्ट उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कम होगा। ठीक है, लेकिन जिस रेशियो में ये करंट है, जिस रेशियो में ये करंट है उस रेशियो में आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इस रीजन में समवेयर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस रीजन में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि I2 आपका 2 एम्पियर है ना और डिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग कम है और I1 यहाँ पर 5 एम्पियर है तो डिस्टेंस ज्यादा, कोई करंट ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपनसेट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि इस रीजन में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा। अब हम माने ले रहे हैं ये पॉइंट है R जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है। ठीक है, R पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और ये डिस्टेंस हमने मान ली x डिस्टेंस है Q पॉइंट से R की जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब हमें पता करना है कि ये x कितना है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये x कितना है। ठीक है, अब हमें पता है एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे B1 होगा, B1 होता है न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R होता है डिस्टेंस यहाँ पर d प्लस एक्स ले लेते हैं क्योंकि हमें R पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। R पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी, d प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया d प्लस एक्स। ठीक है,
अब देखते हैं B2, यानी कि B2 आपका I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसे हम B2 मान रहे हैं। इसे यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। अब B2 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। अब इस पॉइंट से यहां की डिस्टेंस है x और मैं करंट है आपका I2 यानी कि 2 पाई x, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, B1 की डायरेक्शन कुछ है और B2 की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसे हम जीरो कैसे करेंगे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर B1 इक्वल टू B2 होता है किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर B1 इक्वल टू B2 होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अब वो हमें पॉइंट पता करना है, तो कैसे करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D प्लस एक्स इक्वल टू न्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो रख देते हैं। न्यू नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। I1 की वैल्यू आपको दी गई है 5 एम्पियर, 2 पाई और D कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस x तो हमें पता करना ही है, ऐसे ही 10⁻⁷ इंटू 4 पाई। I2 की वैल्यू आपकी 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू x हमें फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2, यहाँ भी पाई से पाई, 2 जा 4, 10⁻⁷, 10⁻⁷ कैंसिल। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 एम्पियर और ये x यानी कि 5x, ठीक है। और यहाँ देखिए 6 प्लस x और ये 2 यानी कि 12 प्लस 2x, ये आ गया। अब ये 5x माइनस 2x यानी कि 3x इक्वल टू 12, तो यानी आपका x आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि x यानी Q पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी दोनों वायर की वजह से, ठीक है। ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर इज 0.5 into 10⁻⁴ टेस्ला। Find the magnetic field due to this loop at the point on the axis at 0.5 centimeter from the center। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई एक सर्कुलर लूप है जिसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है 0.5 into 10⁻⁴ टेस्ला। अब पूछा गया है कि इसके एक्सिस पर, यानी कि एक्सिस कहीं बाहर साइड में, या फिर अगर लूप ऐसा रखा है तो इस पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा गया है तो कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है B इक्वल टू न्यू नॉट I अपॉन 2a, ठीक है। अब कहीं एक्सिस पर यानी कि कॉइल से दूर x पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है तो उसका भी एक फार्मूला हम पढ़ चुके थे, B इक्वल टू न्यू नॉट I इंटू a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये फार्मूला हम कॉइल के सेंटर से दूर भी पढ़ चुके थे, ठीक है। कॉइल के सेंटर को हम मान लेते हैं BO और कॉइल के सेंटर से दूर पर मैग्नेटिक फील्ड हम मान ले रहे हैं B1, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके थे। अब हमें देखना क्या है, अब हमें पूछा गया B1 यानी कि कॉइल के सेंटर से दूर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, B0 और B1 को हम डिवाइड कर देते हैं। B0 डिवाइड बाई B1 जब हम करेंगे तो न्यू नॉट से न्यू नॉट कैंसिल, I से I कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए क्या क्या बचेगा, a ये है, a आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, और a स्क्वायर ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 तो ऊपर हो गया और नीचे डिवाइड में आ गया आपका a क्यूब, ये टर्म आपका बच रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है।
हमें V1 पूछा गया तो V1 लिख देते हैं। V1 आपका आएगा V1 इक्वल टू B0 टाइम्स ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसे क्या हमने किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इस टर्म को इधर ले गए, बाद बाकी टर्म को इधर ले आए। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, B0 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपका B1 क्या होगा, B0 की वैल्यू दी गई 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला, और A की वैल्यू दी गई, A आपका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपकी रेडियस की वैल्यू दी गई। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, और पावर क्यूब है तो क्यूब पावर लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि जो रेडियस है 12 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स सेंटीमीटर कितना दूर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटू ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, और पूरे की पावर है 3/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.9 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, एक आपकी सोलेनॉइड दी गई है। ठीक है, इस सोलेनॉइड में करंट कुछ पास कर रहा है, वो करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, न्यू नॉट की वैल्यू हम सबको पता है 10⁻⁷ × 4π होती है। बी मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 2.52 × 10⁻³ टेस्ला। लेंथ दी गई सोलेनॉइड कितनी लंबी है, 0.5 मीटर लंबी है सोलेनॉइड। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं आपके, 500 टर्न है। पूरी सोलेनॉइड में 500 टर्न है। हमें फाइंड आउट करना है करंट, इस सोलेनॉइड से कितना करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशन में हमने सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, जिसका फार्मूला आपका आया था B = न्यू नॉट NI। ठीक है, यहाँ N क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं, वो आपका स्मॉल n होता था। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर में कितने टर्न, 0.5 मीटर में आपके टर्न है 500। ठीक है, अब एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न होंगे, 500 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 1000 यानी कि 1000 टर्न है आपकी एक यूनिट लेंथ में। ठीक है, अब आप देखिए करंट को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, B अपॉन न्यू नॉट N। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमें सब कुछ तो मिल ही चुका है, B 2.52 × 10⁻³ टेस्ला है। न्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 10⁻⁷ × 4π है, और आपका N भी हम निकाल चुके हैं 1000 है। ठीक है, ये सब हम निकाल चुके हैं। अब सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे जो वैल्यू दी गई पाई की वैल्यू रख के ये सब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा I = 2 एम्पियर। ये सब आपको डिवाइड करके खुद देखना है और खुद सॉल्व करके देखना है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक लगाए हैं, समझाए हैं आपको, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लगवाते हैं वो क्वेश्चन आप पहले अपनी तरफ से ट्राई किया करिए, फिर बाद में हम जब लगवा रहे हैं फिर बाद में सॉल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।